ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है, और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है। मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई।
जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी, संध्या तू? पिताजी आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तो फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है।